तमिलनाडु से डीएमके सांसद पी विल्सन ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने एचएसए यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में एसटी महिलाओं को शामिल करने की मांग की है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस संबंध में एक ऐसी अधिसूचना जारी करने को कहा है जो बेटियों को उनके पिता या हिंदू अविभाजित परिवार की विरासत में समान अधिकार देती हो। वर्तमान में अनुसूचित जनजाति की महिला सदस्य कानूनी रूप से अपने पिता या हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्तियों में समान हिस्से की हकदार नहीं है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 2(2) अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को इस अधिनियम के दायरे से बाहर करती है। ये महिलाएं अपने अपने परंपरागत व सांस्कृतिक कानून के अनुसार उत्तराधिकार के संबंध में अधिकारिता रखती हैं। इससे उत्तराधिकार के संबंध में इस समुदाय की महिलाओं के लिए अन्यायपूर्ण, असमान और भेदभावपूर्ण स्थितियां पैदा हुई हैं। भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 हिंदू समुदाय के उत्तराधिकार के संबंध में प्रावधान करते हैं। यहाँ हिंदू के अंतर्गत हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदाय को शामिल किया गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 को 1956 के कानून में संशोधन कर लाया गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 हिंदू कोड बिल के अंतर्गत पारित कई कानूनों में से एक था। संसद ने 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में संशोधन किया और बेटियों को एक बेटे के साथ सहदायक या को पार्टनर के रूप में मान्यता दी, क्योंकि इस संबंध में संसद ने यह महसूस किया कि बेटियों को मिताक्षरा को पार्टनरी संपत्ति में शामिल नहीं करने से उनके साथ भेदभाव हो रहा है। परंपरागत रूप से हिंदू उत्तराधिकार के संबंध में भारत में कानून की 2 पद्धतियां प्रचलित थीं। इनमें से एक को मिताक्षरा और दूसरे को दायभाग के नाम से जाना जाता है। दायभाग का सीमित क्षेत्रों में इस्तेमाल होता था, जबकि मिताक्षरा को देश के बड़े हिस्सों में अपनाया गया था। दोनों के बीच में मुख्य अंतर इनहेरिटेंस और संयुक्त परिवार प्रणाली के संबंध में है। मिताक्षरा कानून संपत्ति के विचलन या डिवोल्यूशन को 2 तरीकों उत्तरजीविता या सर्वाइवरशिप और उत्तराधिकार यानी सक्सेशन को मान्यता देती है। यहाँ उत्तरजीविता का नियम संयुक्त परिवार की संपत्ति पर लागू होता है और उत्तराधिकार के नियम मृतक के पूर्ण स्वामित्व वाली अलग संपत्ति पर लागू होते हैं, जबकि दायभाग कानून विचलन के केवल एक तरीके उत्तराधिकार को पहचान देती है। एनबीबी यानी नेशनल बायोडायवर्सिटी बोर्ड ने डाबर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। एनबीबी ने एनजीटी के सामने ये दावा किया है कि डाबर ने बिना अनुमति के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का व्यावसायिक प्रयोग के लिए उपयोग किया। जैव विविधता अधिनियम के मुताबिक किसी भारतीय एंटिटी को जैव संसाधनों का व्यापक व्यावसायिक तौर पर प्रयोग करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड को सूचित करना होता है। डाबर तकरीबन 125 जड़ी बूटियों की प्रजातियों का प्रयोग कर रहा है। इसकी अनुमति के लिए अप्लाई साल 2020 में ही किया गया। अब सवाल है कि जब डाबर लंबे समय से इस प्रैक्टिस को कर रहा है तो अब समस्या क्यों आ रही है। दरअसल डाबर ने एनजीटी में एक याचिका दायर की थी। इसके मुताबिक एनबीबी ने डाबर के उत्पादों के सेल प्राइस पर 0.5% का कर लगा दिया है। ये टैक्स जैव विविधता अधिनियम में मौजूद एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग प्रावधान के तहत लगाया गया है। डाबर के मुताबिक एनबीबी को सेलिंग प्राइस की तुलना में परचेज प्राइस पर कर लगाना चाहिए। इस मामले में एनबीबी का कहना है कि ये सुविधा तभी मिल सकती है जब कंपनी संसाधनों का प्रयोग करने से पहले अनुमति हासिल कर लेती है। एनबीबी ने यह भी साफ किया है कि डाबर जिन संसाधनों का प्रयोग कर रहा है उनमें लाल चंदन और भारतीय चंदन जैसे इंडेंजर्ड और रेयर स्पीशीज भी शामिल हैं। इसका मकसद जैविक संसाधनों का संरक्षण और सतत प्रबंधन करना है। साथ ही जैविक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और बराबर बंटवारा किया जा सके, ये भी इसका मकसद है। यूएसए में जो बिडेन प्रशासन ने विलो प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसके बाद से जहां प्रशासनिक अमले में खुशी है तो पर्यावरणविदों के खेमे में मातम पसर गया है। पर्यावरणविदों के मुताबिक ये प्रोजेक्ट वैश्विक स्तर पर यूएसए द्वारा जीवाश्म ईंधनों को कम करने के प्रयासों को सीमित कर देगा। विलो मास्टर प्लान के तहत अलास्का नेशनल पेट्रोलियम रिजर्व में ऑयल और गैस को ड्रिल करने की योजना है। इस प्रोजेक्ट को कोनोकोफिलिप्स कंपनी द्वारा लीड किया जा रहा है। अलास्का राज्य के प्रशासनिक अमले के मुताबिक ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ी संख्या में रोजगार और राजस्व दोनों का सृजन करेगा।
पर्यावरण की चिंता करने वाले इस क्षेत्र की जलवायु और जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि प्रोजेक्ट के स्केल डाउन वर्जन को अनुमति दी गई है। कंपनी इस प्रोजेक्ट को $8 बिलियन का बता रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से 30 सालों में 600 मिलियन बैरल ऑयल का उत्पादन किया जाएगा, जो कि पर्यावरण में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने के लिए जिम्मेदार होगा। बीते साल मई में द गार्जियन ने ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए कार्बन बॉम्ब टर्म का प्रयोग किया था। कार्बन बॉम्ब से मतलब ऐसे ऑयल और गैस प्रोजेक्ट से है जो अपने जीवन काल में बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। आपको बता दें कि अलास्का यूएसए का एक राज्य है। अलास्का को यूएसए ने तत्कालीन सोवियत संघ से खरीदा था। प्राकृतिक संपदा से भरपूर अलास्का को अमेरिका ने $7.2 मिलियन में खरीदा था। दुनिया भर के बैंकिंग जगत में चल रहा तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। स्विट्जरलैंड का नामी बैंक क्रेडिट स्विस अपने ही प्रतिस्पर्धी बैंक यूबीएस यानी यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के हाथों बेच दिया गया है। इस डील के एवज में यूबीएस द्वारा क्रेडिट स्विस को करीब $3.2 अरब का भुगतान करना होगा। क्रेडिट स्विस का अधिग्रहण करने में यूबीएस को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करने के लिए स्विट्जरलैंड सरकार यूबीएस को $9 बिलियन से अधिक की राशि भुगतान करेगी। उधर स्विस नेशनल बैंक ने सौदे को सुविधाजनक बनाने में मदद देने के लिए यूबीएस को $100 बिलियन से अधिक की तरलता प्रदान की है। क्रेडिट स्विस पिछले हफ्ते $10 अरब की निकासी मुहैया कराने में असफल रहा था। इसीलिए नियामकों में ये डर बैठ गया कि इससे स्विट्जरलैंड और यूरोप के बैंकों में विश्वास का संकट न पैदा हो। क्रेडिट स्विस स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बैंक और बैंकिंग इतिहास में सबसे प्रभावशाली बैंकों में से एक रहा है। भारत में परिचालन के लिए यूबीएस को 2009 में आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस मिला था, लेकिन जून 2013 में इसने भारत में अपना बैंकिंग परिचालन खत्म कर दिया। हालांकि क्रेडिट स्विस अपनी एक शाखा के जरिए भारत में अभी भी अपनी बैंकिंग सेवाएं मुहैया करा रहा है। वर्तमान में कम से कम 45 विदेशी बैंक भारत में मौजूद हैं, लेकिन ये सभी कुल संपत्ति में केवल 6%, ऋण में 4%, जमा राशि में केवल 5% की हिस्सेदारी रखते हैं। ये विदेशी मुद्रा और ब्याज दरों वाले डेरिवेटिव मार्केट में अधिक सक्रिय हैं। वहां इनकी हिस्सेदारी करीब 50% है। परिसंपत्तियों के आधार पर भारत में शीर्ष 5 विदेशी बैंक हैं: एचएसबीसी, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, डॉयचे बैंक और जेपी मॉर्गन। आपको बता दें कि सिटी बैंक ने अब एक्सिस बैंक को अपना उपभोक्ता व्यवसाय बेच दिया है। आइए जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, खबरों में रहा कार्बन बॉम्ब निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्पेस, इग्निशन प्रोडक्ट, पर्यावरण नियंत्रण, रूस और यूक्रेन युद्ध में प्रयोग हुआ बॉम्ब, या फिर एक गैस और तेल प्रोजेक्ट। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विलो प्रोजेक्ट तेल और गैस से संबंधित प्रोजेक्ट है। अलास्का रूस के अधीन एक क्षेत्र है। कोड का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, उन्हें काका की उपाधि दी गई थी। वे बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किए गए होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। साल 1925 में वे बॉम्बे के मेयर भी निर्वाचित हुए। अमृतकाल में उन्हें देश के अनसंग हीरो के तौर पर याद किया गया। उपर्युक्त पद का संबंध किससे है? इस प्रश्न का सही जवाब है जोसेफ बैप्टिस्टा। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती हैं। सही कथन या कथनों को चुनना था। इस प्रश्न का सही जवाब है दोनों कथन गलत हैं, यानी विकल्प डी सही है। विमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 रिपोर्ट सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। 21 मार्च को दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के तौर पर मनाया जाता है। साल 2023 के लिए इस दिन की थीम फॉरेस्ट एंड हेल्थ रखी गई है। इस साल की थीम में मानवीय स्वास्थ्य के लिए वनों की अहमियत की बात की गई है। मानवीय स्वास्थ्य में वनों की अहम भूमिका है। वन पानी और हवा को साफ रखते हैं। ये जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक कार्बन कैप्चरिंग का काम करते हैं। ये इंसानों के लिए खाद्य पदार्थों के अलावा जीवन रक्षक दवाएं भी मुहैया कराते हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने साल 2012 में इस दिन को मनाने का निर्णय लिया था। इस दिन को मनाने का मकसद हर तरह के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने को लेकर है। वनों के महत्व की बात करें तो ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करते हैं, बाढ़ और वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं में बफर के तौर पर काम करते हैं। वन दुनिया के आधे से अधिक
लैंड बेस्ड स्पीशीज के लिए हैबिटेट का काम करते हैं। आपको बता दें कि भारत फॉरेस्ट एरिया के मामले में दुनिया में 10वें नंबर पर है। पहले नंबर पर रूस को जगह मिलती है। वनों से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो वनों को संविधान की संवर्ती सूची में जगह दी गई है। साथ ही संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि राज्यों को पर्यावरण को बेहतर बनाने और वन एवं वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करने होंगे। इसके अलावा मूल कर्तव्यों के अनुच्छेद 51A(G) में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा की बात कही गई है। इसमें वन, झील, नदी और वन्य जीव शामिल हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। प्रसन्नता के सूचकांक में फिनलैंड ने लगातार 6वीं बार पहला स्थान हासिल किया है। रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा तैयार किया गया है। रिपोर्ट में भारत को 126वीं रैंक हासिल हुई है। साल 2022 में भारत को 136वीं रैंक हासिल हुई थी। भारत ने अपनी पिछली रैंकिंग की तुलना में सुधार किया है। हालांकि अभी भी भारत दुनिया के नाखुश देशों की सूची में शामिल है। रिपोर्ट में तालिबान रूलिंग वाला अफगानिस्तान सबसे आखिरी पायदान पर है। रिपोर्ट में किसी देश की रैंकिंग 6 कारकों के आधार पर तैयार की जाती है। इनमें आय, स्वास्थ्य, सामाजिक सहायता, उदारता, जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में भागीदारी और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति शामिल है। आय के लिए देश की जीडीपी प्रति व्यक्ति देखी जाती है। वहीं सामाजिक सहायता में दुख के समय व्यक्ति के साथ मौजूद लोगों की संख्या को देखा जाता है। स्वास्थ्य में लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को शामिल किया जाता है। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में भागीदारी को लोगों के मानवाधिकारों से परखा जाता है। इनमें स्वतंत्रता और आजादी जैसे मूल्यों को शामिल किया जाता है। उदारता वाले कारक में लोगों के दान और समुदाय की मदद जैसी गतिविधियों को शामिल किया जाता है। भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति से मतलब है लोगों का अपनी सरकार में विश्वास। आपको बता दें कि यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क को साल 2012 में लॉन्च किया गया था। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत की यात्रा पर हैं। उन्होंने जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक में भारत को अपरिहार्य बताया है। इस मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक स्टेबल इंडो पैसिफिक के लिए भारत और जापान के सहयोग को अहम बताया। भारत और जापान के कूटनीतिक रिश्ते साझे लोकतांत्रिक मूल्यों और रूल ऑफ लॉ पर आधारित हैं। एक स्वतंत्र और खुली वैश्विक व्यवस्था जो कि कानून के शासन पर आधारित हो, उसे बनाने में भारत और जापान दोनों की जिम्मेदारी है। इस साल भारत के पास G20 समूह की अध्यक्षता है। G20 का सालाना सम्मेलन भारत में आयोजित हो रहा है। वहीं G7 की अध्यक्षता जापान के पास है। G7 का सालाना सम्मेलन मई 2023 में जापान में आयोजित होना है। जापान ने भारत को इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए न्योता दिया है। आर्थिक सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच साल 2019 में इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप गठित की गई थी। भारत और जापान मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में भी साथ हैं। साल 2023 को भारत और जापान के बीच ईयर ऑफ टूरिज्म एक्सचेंज भी घोषित किया गया है। इसकी थीम कनेक्टिंग हिमालय विद माउंट फूजी रखी गई है। जापान द्वारा भारत के उत्तर पूर्व में विकास कार्यों के लिए सहयोग भी किया जा रहा है। इसके लिए जापान इंडिया एक्ट ईस्ट फोरम काम करती है। भारत और जापान क्वाड में भी शामिल हैं। आपको बता दें, जापान प्रशांत महासागर में स्थित एशियाई देश है। जापान एक द्वीपीय देश है। 4 प्रमुख और कई छोटे छोटे द्वीप मिलकर जापान का निर्माण करते हैं। इन 4 प्रमुख द्वीपों में उत्तर से दक्षिण में क्रम इस तरह है: होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। क्षेत्रफल की दृष्टि से होन्शु सबसे बड़ा है, इसके बाद होक्काइडो, उसके बाद क्यूशु और उसके बाद शिकोको का स्थान आता है। जापान की राजधानी टोक्यो और जापान का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फूजी होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने श्रीलंका के लिए $3 बिलियन की EFF यानी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जारी की है। EFF का मकसद श्रीलंका में वित्तीय स्थिरता, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सतत ऋण जैसे सुधार करना है। श्रीलंका लंबे समय से आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, साथ ही अपने विदेशी ऋणों में परमानेंट डिफॉल्टर घोषित हो चुका है। आपको बता दें कि EFF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सुविधा है। ये ऐसे देशों को मुहैया कराई जाती है जो संरचनात्मक कमजोरियों के चलते मध्यकालिक भुगतान संतुलन की समस्या का सामना कर रहे होते हैं। इनमें लोन रिपेमेंट का समय भी ज्यादा दिया जाता है।
इन देशों में संरचनात्मक सुधार वाले कार्यक्रम लागू किए जाते हैं। भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट एक निश्चित समय में किसी देश द्वारा बाहरी दुनिया के साथ किए गए लेन देन का लेखा जोखा होता है। इनमें चालू खाता और पूंजी खाता दोनों शामिल किए जाते हैं। चलिए अब बारी है आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को जानने की। पहला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिनलैंड को रिपोर्ट में पहला स्थान हासिल हुआ है। भारत को रिपोर्ट में 136वीं रैंक हासिल हुई है। इसे यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, या फिर केवल एक और तीन। अगला प्रश्न है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का संबंध है IMF से, विश्व बैंक से, RBI से, या फिर WTO से। चलिए अब जान लेते हैं पिछले बुलेटिन में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनके सही उत्तर क्या हैं। पहला प्रश्न था, खबरों में रहा कार्बन बॉम्ब निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्पेस इग्निशन प्रोजेक्ट, पर्यावरण नियंत्रण तकनीकी, रूस और यूक्रेन युद्ध में प्रयोग हुआ बॉम्ब, एक गैस और तेल प्रोजेक्ट। इसका सही जवाब है एक गैस और तेल प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विलो प्रोजेक्ट तेल और गैस से संबंधित प्रोजेक्ट है। अलास्का रूस के अधीन एक क्षेत्र है। कूट का प्रयोग कर उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। दूसरा कथन गलत है। सही जवाब है विकल्प ए, अलास्का USA के अधीन एक क्षेत्र है। 22 मार्च को बिहार दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दरअसल 22 मार्च 1912 को उड़ीसा सहित बिहार प्रांत गठित करने की अधिसूचना जारी की गई थी। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ था। यही वजह है कि 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में चुना गया। हर साल बिहार राज्य के गठन के प्रतीक के तौर पर 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 से बिहार और ओडिशा दोनों अलग राज्य बने। बिहार अपने वर्तमान स्वरूप में साल 2000 में 15 नवंबर को आया। 15 नवंबर को बिहार के लगभग 46% क्षेत्रफल को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। उनको श्री बाबू या बिहार केसरी के नाम से भी जानते थे। श्री कृष्ण सिंह पेशे से वकील थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी के आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित बिहार एक लैंडलॉक्ड राज्य है। बिहार उत्तर में नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बिहार और नेपाल के बीच 729 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेपाल से बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिले सीमा साझा करते हैं। बिहार दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से घिरा है। करमनाशा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है। बिहार प्राचीन काल से बौद्ध और जैन धर्म के केंद्र के तौर पर प्रसिद्ध है। बुद्ध और महावीर दोनों की कर्मभूमि बिहार ही रही है। पटना साहिब को हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे के लिए जाना जाता है। यह जगह सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के जन्मस्थली के तौर पर सिखों के लिए पवित्र स्थान है। सुप्रीम कोर्ट ने कैपिटल पनिशमेंट के दौरान दी जाने वाली फांसी की सजा पर विचार करने के लिए केस को लिस्ट किया है। कोर्ट इस बहस पर विचार करेगा कि क्या मौत की सजा में हैंगिंग यानी फांसी पर लटकाए जाने के अलावा कोई और मानवीय और गरिमापूर्ण विकल्प हो सकता है। गौरतलब है कि साल 2017 में इस मामले में एक PIL दायर की गई थी। PIL में CRPC की धारा 354(5) को चुनौती दी गई थी। इस धारा के मुताबिक जब किसी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई जाती है तो सजा देने के लिए उसे तब तक गले से फांसी पर लटकाया जाए जब तक वह मर न जाए। PIL में इसी प्रावधान को लेकर विरोध जताया गया था। एक व्यक्ति जिसे मौत की सजा सुनाई गई है उसे फांसी पर लटकाए जाने का कष्ट नहीं देना चाहिए। इसका कोई और मानवीय विकल्प खोजा जा सकता है। तब केंद्र सरकार ने वर्तमान कानून को डिफेंड किया था। फांसी को ही मौत की सजा के लिए व्यावहारिक विकल्प बताया गया था। हालांकि अब कोर्ट ने तकरीबन 5 साल बाद इस केस को लिस्ट किया है। इस मामले में बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य केस भी अहम है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 4-1 की रूलिंग से डेथ सेंटेंस की संवैधानिकता को बरकरार रखा था। साल 2003 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में CRPC की धारा 354(5) में बदलाव की बात कही थी। साथ ही मौत की सजा के लिए घातक इंजेक्शन की सिफारिश की थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक दुनिया में 55 देश ऐसे हैं जहां मौत की सजा दी जाती है।
इनमें भी फांसी द्वारा मौत की सजा सबसे प्रचलित तरीका है। कुछ देशों में अन्य तरीके भी अपनाए जाते हैं। यूएसए में घातक इंजेक्शन और इलेक्ट्रोक्यूशन यानी करंट के द्वारा मौत की सजा जैसे तरीके अपनाए जाते हैं। चीन में फायरिंग दस्ते द्वारा मौत, तो सऊदी अरब में सिर को धड़ से अलग करके मौत की सजा दी जाती है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मणिपुर सरकार को केबुल लामजाओ नेशनल पार्क और लोकटक झील के संरक्षण के लिए पर्याप्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क लोकटक झील के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। मणिपुर के बिशनपुर जिले में स्थित ये पार्क अपने ब्रो एंटलर डियर यानी संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। इन्हें डांसिंग डियर ऑफ मणिपुर के नाम से भी जानते हैं। लोकटक झील अपने यूनिक इकोसिस्टम फुमडी के लिए भी जाना जाता है। फुमडी मणिपुरी भाषा का एक शब्द है। ये मिट्टी, पेड़ पौधों और जैविक पदार्थों से मिलकर बनते हैं। ये जमीन की तरह कठोर होते हैं और झील पर तैरते रहते हैं। फुमडी केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के बड़े हिस्से को कवर करते हैं। ये समृद्ध जैव विविधता को प्रदर्शित करते हैं। लोकटक झील भारत के उत्तर पूर्व हिस्से में स्थित ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। वर्तमान में भारत से मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में केवलादेव नेशनल पार्क, राजस्थान और मणिपुर की लोकटक झील शामिल है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर कन्वेंशन के तहत एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें उन वेटलैंड्स का जिक्र होता है जिनकी इकोलॉजी में किसी तकनीकी विकास, प्रदूषण और मानवीय हस्तक्षेप के चलते परिवर्तन हो गया है या हो रहा है या फिर होने की संभावना है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2015 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर करते हैं। सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त स्वैम्प होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। भितरकणिका नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क या फिर सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और सही जवाब था इसका ऑप्शन बी। दुनिया भर में 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस रखी गई है। 22 से 24 मार्च के बीच न्यूयॉर्क में यूएन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जा रही है। ये यूएन की जल पर आयोजित पहली कॉन्फ्रेंस है। इसकी मेजबानी ताजिकिस्तान और नीदरलैंड द्वारा की जा रही है। इसका मकसद एक मजबूत वाटर एक्शन एजेंडा तैयार करना है। कॉन्फ्रेंस से पहले यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। रिपोर्ट पानी को लेकर एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जिससे पता चलता है कि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में अभी हम कितने बड़े अंतराल पर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 26% आबादी के पास साफ पीने के पानी की पहुंच नहीं है। वहीं 46% आबादी मूलभूत साफ सफाई से वंचित है। रिपोर्ट में जल प्रदूषण का मुख्य कारण अनट्रीटेड वेस्ट वाटर को बताया गया। वैश्विक स्तर पर 80% वेस्ट वाटर को बिना किसी ट्रीटमेंट के पर्यावरण में वापस छोड़ दिया जाता है। विकासशील देशों में यह आंकड़ा 99% के करीब है। आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भारत के किस हिस्से में स्थित है? दक्षिण भारत, उत्तर भारत, उत्तर पूर्व भारत या फिर पश्चिमी भारत? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार एक लैंडलॉक्ड राज्य है। फुमडी एक विशेष प्रकार का इकोसिस्टम है। संगाई हिरण केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। सही कथनों को चुनना है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित सवाल। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिनलैंड को रिपोर्ट में पहला स्थान हासिल हुआ है। भारत को रिपोर्ट में 136वीं रैंक हासिल हुई है। इसे यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। सही कथन या कथनों को चुनना था, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 या फिर केवल 1 और 3। सही विकल्प है केवल 1 और 3। भारत को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 126वीं रैंक हासिल हुई है। अगला सवाल पूछा गया था, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का संबंध है आईएमएफ से, विश्व बैंक से, आरबीआई से या फिर डब्ल्यूटीओ से? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी आईएमएफ। 23 मार्च को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती है। उनका जन्म 23 मार्च 1910 को वर्तमान उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने कांग्रेस के रेडियो संचालन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। वे समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखते थे। उन्होंने बर्लिन से डॉक्टरल डिग्री हासिल की थी। उनकी पीएचडी की थीसिस का विषय था सॉल्ट टैक्सेशन इन इंडिया। मई 1944 में उन्हें ब्रिटिशर्स द्वारा लाहौर फोर्ट में रखा गया। हालांकि 11 अप्रैल 1946 को जयप्रकाश नारायण के साथ उन्हें रिहा कर दिया गया। वे सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे।
1952 में सोशलिस्ट पार्टी आचार्य कृपलानी द्वारा गठित किसान मजदूर पार्टी के साथ मर्ज हो गई। इसे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी नाम दिया गया। जातिवाद के धुर विरोधी डॉक्टर लोहिया मानते थे कि आधुनिक अर्थव्यवस्था को अपनाने से गरीबी दूर होगी, जिससे जातिवाद अपने आप गायब हो जाएगा। उनके दर्शन के मुताबिक केवल ज्ञान से कुछ नहीं हो सकता, ज्ञान और व्यवहार दोनों को सुधारने की जरूरत है, जिससे मनुष्यों के विचारों में भी सुधार हो सकेगा। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान और अद्वैतवाद की तर्कपूर्ण व्याख्या की थी। उन्होंने सिद्ध किया कि जाति प्रथा समाप्त करना ही सच्चा ब्रह्म ज्ञान और अद्वैतवाद है। दुनिया के समाजवादियों में डॉक्टर लोहिया एक नवीन समाजवादी के तौर पर याद किए जाते हैं। राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस कानून के तहत राजस्थान के सभी निवासियों को पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में ओपीडी और आईपीडी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। ये सुविधाएं कुछ चुनिंदा निजी स्वास्थ्य केंद्रों में भी हासिल की जा सकेंगी। बिल का मकसद लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है, साथ ही उन्हें समय से पहले मौत से बचाना और स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च के चलते लोगों की जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम करना है। बिल को विपक्षी दलों और निजी क्षेत्र के डॉक्टर्स के तमाम विरोध प्रदर्शनों के बाद भी पारित कर दिया गया है। बिल के मुताबिक सभी निवासियों को इमरजेंसी मामलों और एक्सीडेंट इमरजेंसी के समय पहले से कोई पेमेंट नहीं करनी होगी। अगर मेडिको लीगल केस है तो कोई भी निजी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पुलिस क्लियरेंस के नाम पर ट्रीटमेंट में देरी नहीं कर सकता। इस मामले में राज्य सरकार द्वारा बाद में रिम्बर्समेंट दिए जाने का प्रावधान है। भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष तौर पर स्वास्थ्य का अधिकार नहीं दिया गया है। हालांकि संविधान के नीति निदेशक तत्वों में सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर प्रावधान है। अनुच्छेद 47 के मुताबिक राज्य को पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए प्रयास करने होंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 243G में स्थानीय निकायों को सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने 9,000 कर्मचारियों को ले ऑफ करने की घोषणा की है। इस ले ऑफ के बाद कंपनी द्वारा साल 2023 में निकाले गए कुल कर्मचारियों की संख्या 27,000 हो जाएगी। बीते कुछ समय से मेटा, गूगल, अमेजन जैसी बड़ी कंपनियों ने भारी संख्या में ले ऑफ्स किए हैं। इसके बाद से ही ले ऑफ और फायर्ड जैसे शब्द चर्चा में हैं। इन दोनों ही प्रोसेस में कर्मचारियों को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, लेकिन तकनीकी तौर पर यह अलग है। ले ऑफ की प्रक्रिया में कंपनी द्वारा किए जा रहे बदलाव के चलते कर्मचारियों की जॉब जाती है। इसमें कंपनी कुछ संरचनात्मक बदलाव कर रही होती है, मसलन कंपनी के लिए किसी विभाग की जरूरत का खत्म हो जाना या किसी विभाग का आकार छोटा करना इत्यादि। वहीं फायर किए जाने में ओनस कर्मचारी के ऊपर होता है। इसमें कर्मचारी का व्यवहार कंपनी को नकारात्मक तौर पर प्रभावित कर रहा होता है। इसमें कर्मचारी का आलसी रवैया, चोरी की आदत या कोई और नकारात्मक व्यवहार शामिल हो सकता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन के संबंध में राज्यसभा में जानकारी पेश की थी। इसके मुताबिक भारतीय हिमालय क्षेत्र के 13 राज्यों में 92 इको सेंसिटिव जोन और 2 इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज अधिसूचित किए गए हैं। दरअसल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 2002 के मुताबिक संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाएगा। ये क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों के लिए बफर और शॉक ऑब्जर्वर के तौर पर काम करेंगे। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 से 2016 के मुताबिक राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के 10 किलोमीटर के क्षेत्र को इको फ्रेजाइल जोन या इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाएगा। ये 10 किलोमीटर की सीमा आमतौर पर है। अगर केंद्र सरकार को इस सीमा के बियॉन्ड भी पारिस्थितिकी के लिए अहम क्षेत्र मिलता है तो इस सीमा को ब्रीच किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक खनन, आरा मिल और लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग प्रतिबंधित होता है। पेड़ों को गिराना जैसी गतिविधियां रेगुलेटेड होती हैं। इसके अलावा कृषि, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी गतिविधियों की आज़ादी होती है। केंद्र सरकार को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की शक्तियां पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से मिलती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को ऐसे उपाय करने की जिम्मेदारी दी गई है जिससे वन और वन्य जीवन सुरक्षित हो सके। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल या फिर गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इको सेंसिटिव जोन संरक्षित क्षेत्रों की 10 किलोमीटर की सीमा के दायरे में घोषित किए जाते हैं। स्वास्थ्य समवर्ती सूची का विषय है। सही कथन या कथनों का चुनाव करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो।
आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल मैंने पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भारत के किस हिस्से में स्थित है? दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत या फिर पश्चिम भारत? सही जवाब है विकल्प सी यानी उत्तर पूर्व भारत। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार एक लैंडलॉक्ड राज्य है। फुमडी एक विशेष प्रकार का इकोसिस्टम है। संगाई हिरण केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। सही कथन चुनना था, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। और सही जवाब है विकल्प डी यानी तीनों कथन सही है। 24 मार्च को दुनिया भर में वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। इस साल की थीम यस वी कैन एंड टीबी रखी गई है। इस दिन को मनाने का मकसद टीबी के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए किए जा रहे वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना भी इसका मकसद है। गौरतलब है कि साल 1882 में 24 मार्च के दिन डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने घोषणा की थी कि उन्होंने टीबी के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया की खोज की है। इसीलिए इस दिन को मनाने का निर्णय 24 मार्च को किया गया था। इस मौके पर वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन किया गया। इसका आयोजन स्वास्थ्य मंत्रालय और स्टॉप टीबी फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। इस मौके पर टीबी मुक्त पंचायत पहल लॉन्च की गई। इसके अलावा इंडियाज एनुअल टीबी रिपोर्ट 2023 भी जारी की गई। टीबी दुनिया के टॉप 10 मौत के कारणों में शामिल है। इसके लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जिम्मेदार है। टीबी का इलाज संभव है और इसे रोका जा सकता है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में 1.6 मिलियन लोगों की मौत टीबी से हुई थी। टीबी के लिए होने वाले वैश्विक प्रयासों के चलते साल 2000 से अब तक 74 मिलियन लोगों की जान बचाई जा चुकी है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 के मुताबिक भारत दुनिया में टीबी के मामलों में 28% के लिए जिम्मेदार है। SDG 3.3 में 2030 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत ने टीबी उन्मूलन के लिए 2025 का लक्ष्य रखा है। आज वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी की सदस्यता निलंबित हो गई। दरअसल बीते दिनों राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में सूरत सेशन कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई थी। दरअसल राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ IPC यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत गुजरात के सूरत में केस दर्ज किया गया था। असल में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 आपराधिक मानहानि के मामलों में अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान करता है। बहरहाल अयोग्यता की बात करें तो किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए सांसद को 2 मामलों में अयोग्य माना जा सकता है। पहला यह कि दोषी ठहराया गया अपराध 1951 के RPA यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(1) में सूचीबद्ध हो। इस धारा में कुछ विशेष अपराध शामिल हैं, जैसे 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, रिश्वतखोरी और चुनाव में भ्रष्ट आचरण। मगर मानहानि का मामला इस सूची में शामिल नहीं है। वहीं दूसरे मामले में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार अयोग्य माना जा सकता है। इस धारा के मुताबिक 2 या उससे अधिक साल की सजा पाने वाले विधायिका के सदस्य सदन की सदस्यता रखने से अयोग्य हो जाते हैं। इसी कानून की धारा 8(4) में यह भी प्रावधान है कि दोष सिद्धि की तारीख से अयोग्यता 3 महीने बीत जाने के बाद प्रभावी होगी, क्योंकि इस अवधि के भीतर दोषी संसद सदस्य उच्च न्यायालय के समक्ष सजा के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। हालांकि इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले में असंवैधानिक घोषित कर दिया था। आपको बता दें कि अनुच्छेद 102(1) संसद के दोनों सदनों के लिए, जबकि अनुच्छेद 191(1) राज्य की विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता के लिए अयोग्यता का प्रावधान करता है। ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ओडिशा स्थित उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं को लेकर टिप्पणी की है। ASI के मुताबिक ये गुफाएं खत्म हो रही हैं। पिछले 10 सालों में इनके अपरदन में तेजी आई है। इसके पीछे कारण व्हीकल्स से होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, पर्यटकों की बढ़ती संख्या और मॉन्यूमेंट्स के इर्द गिर्द होने वाले कंस्ट्रक्शन को जिम्मेदार बताया जा रहा है। उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं भुवनेश्वर के बाहरी इलाके में स्थित हैं। ये गुफाएं 1ली और 2री शताब्दी ईसा पूर्व में राजा खारवेल के काल में बनवाई गई थी। राजा खारवेल चेदी राजवंश या महामेघवाहन वंश से संबंधित थे। ये गुफाएं जैन संतों के ध्यान और आराम करने के लिए तैयार की गई थीं। प्रारंभ में तकरीबन 117 गुफाएं मौजूद थीं। वर्तमान में यहाँ पर केवल 33 गुफाएं हैं। इनमें से 15 खंडगिरी हिल्स पर और 18 उदयगिरी हिल्स में हैं।
ये दोनों पहाड़ियां कुमारी माउंटेन रेंज का हिस्सा हैं। उदयगिरी में रानी गुम्फा और हाथी गुम्फा गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख राजा खारवेल के शासन के बारे में जानकारी मुहैया कराता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में भी उदयगिरी की गुफाएं मौजूद हैं। विष्णु के वाराह अवतार के लिए प्रसिद्ध ये गुफाएं गुप्त काल से संबंधित हैं। संसद में चल रहे गतिरोध के चलते विपक्ष का दावा है कि सरकार अनुदान मांगों पर गिलोटिन का इस्तेमाल कर सकती है और लोकसभा में बिना किसी चर्चा के ही वित्त विधेयक पारित कर सकती है। सरकार के लिए गिलोटिन आखिरी समय में विधेयक पारित कराने का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन होता है। शुरुआती समय में गिलोटिन शब्द का इस्तेमाल कुशलतापूर्वक सिर काटकर फांसी देने के लिए डिजाइन डिवाइस के लिए किया जाता था। इस डिवाइस के साथ शब्द की उत्पत्ति भी फ्रांस में ही हुई थी, मगर संसदीय या विधायी प्रक्रिया में गिलोटिन शब्द का इस्तेमाल कुछ अलग है। यहाँ गिलोटिन का मतलब उस प्रस्ताव से है जिसमें किसी विधेयक या अनुदान को या उसके किसी खंड को बिना चर्चा के ही मतदान के लिए पेश कर दिया जाता है और उसे आमतौर पर पास भी करा लिया जाता है। दरअसल बजट पेश किए जाने के बाद संसद लगभग 3 सप्ताह के लिए अवकाश में चली जाती है। इस दौरान सदन की स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच करती हैं और इस संबंध में रिपोर्ट तैयार करती हैं। संसद के दोबारा समवेत होने के बाद कार्य मंत्रणा समिति लोकसभा में विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए समय निश्चित करती है। चर्चा के अंतिम दिन स्पीकर मंत्रालयों की सभी शेष मांगों को मतदान के लिए पेश कर देते हैं, भले ही उन पर चर्चा हुई हो या फिर नहीं। इसी प्रक्रिया को गिलोटिन प्रस्ताव कहते हैं। गिलोटिन प्रस्ताव के अलावा संसद में 3 अन्य प्रकार के प्रस्ताव भी होते हैं: साधारण कटौती, घटकों में कटौती और कंगारू कटौती। जब कोई सदस्य संसद में पर्याप्त चर्चा की जा चुकी मामले को मतदान के लिए सदन में आगे बढ़ाता है तो उसे साधारण कटौती कहते हैं। जबकि बहस शुरू करने से पहले लंबे प्रस्तावों या विधेयकों को टुकड़ों में बांटा जाता है तो उसे घटकों में कटौती कहते हैं। वहीं बहस और मतदान के लिए केवल महत्वपूर्ण खंडों को ही लिया जाता है और बाकी को उसी के साथ पारित मान लिया जाता है तो इसे कंगारू कटौती कहते हैं। गौरतलब है कि अनुदान मांगों पर लोकसभा में ही मतदान होता है, इसीलिए गिलोटिन का इस्तेमाल भी आमतौर पर लोकसभा में ही किया जाता है। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। ओडिशा की उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। इन्हें जैन संतों के लिए बनवाया गया था। सही कथन या कथनों को चुनिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला सवाल है, विश्व टीबी दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साल 2023 के लिए इस दिन की थीम यस वी कैन एंड टीबी रखी गई थी। टीबी एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। भारत ने टीबी उन्मूलन के लिए साल 2030 का लक्ष्य रखा है। गलत कथन या कथनों का चुनाव करना है। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन या फिर एक, दो और तीन। आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल मैंने पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, हाल ही में राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी राजस्थान। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इको सेंसिटिव जोन संरक्षित क्षेत्रों की 10 किलोमीटर की सीमा के दायरे में घोषित किए जाते हैं। स्वास्थ्य समवर्ती सूची का विषय है। सही कथन या कथनों को चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक नहीं दो। सही विकल्प है इसका विकल्प ए। केवल पहला कथन सही है। स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है।